बेसिक में हमने ये सीखा था कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, नॉन करेंट एसेट का अकाउंट कैसे बनता है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है। दो हमने चीजें सीखी थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि अ, हम जब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका इनकम स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसका जो है वो एसओएफपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एसओएफपी में हम नॉन करेंट एसेट को किस तरह ट्रीट करते हैं, और आईएएस के अंदर नॉन करेंट एसेट को किस तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जरा एक एग्जाम्पल के तौर पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास क्या नाम है, बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, और अभी साल के शुरू में उसके नॉन करंट एसेट थे। साल के शुरू में उसके पास जो नॉन करंट एसेट्स आ रहे थे, वो आ रहे थे $1 लाख। साल के शुरू में, साल के स्टार्ट में $1 लाख आ रहे थे। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जाहिर बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन हर साल रिकॉर्ड हो रही है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है, उसका जो बैलेंस आ रहा था, वो आ रहा था $40,000। वो कितना आ रहा था, $40,000। ये क्या शो कर रहा है कि बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। तो अभी साल के शुरू में 1 लाख के नॉन करंट एसेट हैं, और अभी तक जो डेप्शन हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 40,000 हो चुकी है। अब आगे वो कह रहा है सवाल के अंदर कि डेप्रिसिएशन जो है वो, डेप्रिसिएशन जो है वो 10% ऑन कॉस्ट है। आगे सवाल के अंदर कह रहा है डेप्रिसिएशन क्या है, 10% ऑन कॉस्ट है। हम जब भी डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं 10% ऑन कॉस्ट अप्लाई करते हैं। एक बात हमेशा याद कीजिएगा, जब सवाल में वो परसेंटेज दे और आपको बोले 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, ये एसएलएम है। एसएलएम में हमेशा डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगती है। ठीक है। सो अगर वो सवाल के अंदर आपको डेप्रिसिएशन का रेट दे दे और बोले कि भाई डेप्रिसिएशन का जो हमारा रेट है वो 10% ऑन कॉस्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या चल रहा है, ये हमारे पास एसएलएम चल रहा है। यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी गाइस, मैं जी आपको, सर। जी। अब वो सवाल में कह रहा है कि ये बताओ कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को किस तरह ट्रीट करेंगे। तो बेटा इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, जब इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में आपने पढ़ा होगा, हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में लेस एक्सपेंसेस। क्या लिखते हैं, अगर आपको याद हो, शुरू शुरू में आपने सीखा होगा, हम लोग लिखते हैं लेस एक्सपेंसेस। तो उस एक्सपेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे एक्सपेंस लिखते हैं, जैसे कि रेंट एंड रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जनरल वेजेस हो गया। उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी लिखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, जो कैलकुलेटेड होता है वो जाता है। जो कैलकुलेटेड होता है वो जाता है। क्या मतलब, आपने एसएलएम में सीखा था, अगर आपको याद हो, मैंने एसएलएम में ये बताया था कि अगर आपको परसेंटेज दी हुई हो, आपको सवाल में परसेंटेज दी हुई हो, तो जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्ट है, आप उसको उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें अगर हो, अगर नहीं हो तो कॉस्ट को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 10% से। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 लाख। इसको मल्टीप्लाई कर दें 10% से, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। मैंने ये लिखवाया था कि हम एसएलएम में क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, और जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। लेकिन ओ लेवल में कई बार ऐसा होता है कि सवालों में, आईजीसी में कई सवालों में रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई होती। जब नहीं दी हुई होगी तो हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के साथ। तो एसएलएम में जब हमें डिफरेंस फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, कॉस्ट लेंगे और कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डेप्शन के रेट के साथ। तो कॉस्ट कितनी है बेटा, 1 लाख है। तो हम कॉस्ट ले लेते हैं। कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 1 लाख है। 1 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 10% से। तो ये आ जाएगा $10,000। ये आ जाएगा $10,000।
तो मेरा बताने का मतलब ये था कि इनकम स्टेटमेंट में हम कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन लेके जाते हैं, वो डेप्रिसिएशन लेके जाते हैं जो कैलकुलेट करके आती है। तो अगर एसएलएम है तो एसएलएम में हमें क्या करना है, जस्ट हमें जो डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है वो अप्लाई करना है कॉस्ट पे। अगर आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, बुक वैल्यू पे लगाना होता है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस accumulated डेप्रिसिएशन। जितनी डेप्रिसिएशन उसकी अभी तक हो चुकी है वो आपने पहले क्या करना होगा, माइनस करनी होगी, देन जो आंसर आएगा उसके लिए लगाएंगे परसेंटेज। अब सवाल ये पता होता है हमें कैसे पता चलेगा, तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है ना, इसका एक और नाम भी है। इसका एक और नाम क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये आपके सामने कॉस्ट गिवन है और ये आपके सामने प्राइम डेप्रिसिएशन गिवन है, हम ये माइनस करके फिर लगाएंगे परसेंटेज। ठीक है। अच्छा जी, अगर पहला साल होता तो प्रोविजन फॉर डेप्शन आ ही नहीं रहा होता। प्रोविजन फॉर डेप्शन आने का क्या मतलब है, ये बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, तो ये इसकी कॉस्ट है और ये उसकी प्राइम डेप्शन है जो अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ये डेप्शन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास बुक वैल्यू आ जाए और उस पर लगाएंगे परसेंटेज। तो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो डेप्शन एक्सपेंस कितना आता, चैट के अंदर बताएं। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो मुझे बताएं कितना परसेंटेज आता, ओ सॉरी कितना अमाउंट आता डेप्रिसिएशन का। जी गाइस, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता और वो कहता 10% ऑन बुक वैल्यू या 10% ऑन नॉन करेंट एसेट एज ए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, और कोई? जी, मैं आपसे बोला हूँ कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो उसमें फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता। जी बेटा, ठीक है, देख लेते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बेटा क्या होता है, हम कॉस्ट में से माइनस करते हैं प्राइम डेप्रिसिएशन। अगर पहला साल होता तो फिर हम माइनस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन होती ही नहीं, जीरो होती। लेकिन ये मैंने कहा शुरू में मैंने बताया बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, ये उसकी कॉस्ट है साल के शुरू में और ये उसकी प्राइम डेप्रिसिएशन है। तो पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लाख जो हमारी कॉस्ट है वो लिखेंगे, इस 1 लाख में से प्राइम डेप्शन माइनस कर देंगे जो कि कितनी आती है, 40,000, एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से। तो 1 लाख माइनस 40,000 ये हो जाएगा 60,000, और 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो ये आ जाएगा 6,000, जो कि हमारी डेप्शन बनती है अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इन शॉर्ट मेरा बताने का मकसद ये था कि हम आईएएस के अंदर हमेशा कैलकुलेटेड डेप्शन लेके जाते हैं। अगर हमारे पास एसएलएम है तो हमें जस्ट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज के साथ। लेकिन अगर हमारे पास आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो उस सूरत में हम क्या अप्लाई करेंगे, उस सूरत के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट में से प्राइम डेप्शन माइनस करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी बेटा, ओके। अब आगे चलते हैं, सर एसओएफपी में क्या होगा। जब हम एसओएफपी बनाते हैं, जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आप सबने देखा होगा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नॉन नॉन करंट एसेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट लिखते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। एसएफपी में हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं नॉन करंट एसेट के हवाले से। वैसे तो आपने सिंगल सीखा होगा लेकिन अब थोड़ा हम कॉम्प्लिकेट सीखेंगे। एक कॉलम होता है कॉस्ट का, एक कॉलम होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और एक कॉलम होता है बुक वैल्यू का।
ठीक है, ये 3 कॉलम होते हैं। जब हम एसएफपी बनाते हैं तो हमारे पास 3 कॉलम आते हैं। एक कॉलम कॉस्ट का आता है, एक कॉलम आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और एक कॉलम आता है बुक वैल्यू का। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि वीडियो शेयर नहीं हो पा रही इसलिए पूछ रहा हूँ। आवाज साफ है मेरी, ये कट रही है बीच में? ओके। ओके बेटा, अब आगे कैसे काम करेंगे? अब एसएफपी में क्या होता है? एसएफपी में बैलेंस दिखाना होता है। हमें एसएफपी में क्या दिखाना होता है? बैलेंस दिखाना होता है। अपनी पोजीशन दिखानी होती है कि भाई ये हमारे पास साल के शुरू में माल आ रहा था, ये साल के शुरू में कॉस्ट आ रही थी, ये साल के शुरू में डेप्सन आ रही थी। अब एसएफपी ईयर एंड पे बनती है, साल के एंड पे बनती है। तो साल के एंड पे इन अकाउंट की पोजीशन क्या होगी, हमें ये दिखाना होता है। साल के एंड पे इन अकाउंट की पोजीशन क्या होगी, हमें ये दिखाना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट, उसका नाम लिखेंगे। जैसे मशीनरी है तो मशीनरी का नाम लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग का नाम लिखेंगे। अब इस सवाल में मैंने लिखा ही नॉन करंट एसेट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी साल के शुरू में? सर 1 लाख थी। सर 1 लाख थी। क्या हमने कोई और नॉन करंट एसेट बाय किया था बीच में, साल के बीच में? या हमने कोई और नॉन करंट एसेट बेचा था साल के बीच में? क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है, या सिर्फ हमें कॉस्ट ही बताइए बस? जी सर, इसमें और कोई चीज मेंशन नहीं है कि हमने ये जो 1 लाख था इसमें से कितना माल बेच दिया, कितना माल और खरीद दिया। तो मेरा बताने का मतलब है कि हमें इस अकाउंट को अपडेट करना होता है। अगर हमने कुछ बेचा है तो वो यहाँ से माइनस होना चाहिए, कुछ खरीदा है तो उसमें ऐड होना चाहिए। तो जब हम एसएफपी बनाते हैं तो नॉन क्रेडिट की कॉस्ट में क्या करते हैं, अपडेटेड बैलेंस लिखते हैं। ये साल के शुरू में 1 लाख के आपके पास नॉन क्रेडिट आ रहे थे एट कॉस्ट, इसमें कितना इजाफा हुआ, कितनी कमी हुई, वो लिखना होता है। तो इस सवाल में क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 लाख वाला अमाउंट है एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे कि साल के शुरू में हमारे पास 1 लाख का माल पड़ा हुआ था, और साल के एंड तक भी वही 1 लाख का माल पड़ा हुआ था। अक्यूमुलेटेड डेप्सन में हम क्या करते हैं, हमें टोटल डेप्सन लिखनी होती है। तो 40,000 साल के शुरू तक थी, 40,000 साल के स्टार्ट में थी, और 10,000 आपने और रिकॉर्ड की। तो मुझे बता सकते हैं टोटल डेप्सन अब तक कितनी हो चुकी है? 40,000 साल के शुरू तक थी डेप्सन। ठीक है, ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस का डेटा मैंने आपको दिया है। तो साल के शुरू तक 40,000 थी। ठीक है, अब ये वाला अकाउंट अपडेट होगा डेप्सन का, क्योंकि नॉन कैशर की कॉस्ट में तो ऐसी कोई बात थी नहीं कि इसको अपडेट करते हैं। लेकिन ये जो डेप्सन का अकाउंट है ये अपडेट होगा, क्योंकि साल के शुरू तक 40,000 डेप्सन हो चुकी थी, आपने 10,000 और रिकॉर्ड की। तो इट मीन्स यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 60,000। ठीक। अच्छा, ये हम क्या करते हैं, बेसिकली माइनस करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली लेस करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे। 60,000 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी, 1 लाख माइनस 60,000, सॉरी ये 50,000 होगा, मैंने गलती से वो लिख दिया। ठीक है, 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 50,000। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आईएएस बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं नॉन करेंशियल के हवाले से। इस तरीके से क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अब ऐसा है, मैं एक सवाल और दे रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आपने वो सवाल करना है। फॉर सपोज मशीनरी एट कॉस्ट। साल के शुरू में हमारे पास मशीनरी पड़ी थी, उसकी वैल्यू थी 2 लाख। ठीक, उसकी वैल्यू थी 2 लाख। और जो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था मशीनरी का, वो कितना था, वो था 35,000। ठीक है, डेप्सन का रेट जो था, अच्छा 50,000 कैसे आया? देखें, 40,000 ये रहा और 10,000 ये रहा। तो 40 में 10,000 प्लस करेंगे कितना आएगा, 50,000 आएगा ना। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस किया, फाइनल आंसर 50,000 आ गया। हमें टोटल एब्सेंट लिखनी है। तो 40,000 हो चुकी थी, 10,000 और कर दी, कितनी होगी टोटल, 50,000 होगी। तो 50,000 ही आएगा। अच्छा जी, अब ये एक सवाल है आपने करना है, मशीनरी की कॉस्ट आ रही है 2 लाख,
मशीनरी की पुरानी डेप्सन आ रही है 35,000 साल के शुरू तक। आपने मशीनरी के ऊपर रेट लगाना है, डेप्सन रेट एट 10% by using reducing balance method। जी बेटा, डेप्सन रेट लगाना है 10% बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी बेटा। आप लोगों ने बताना क्या है? सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला एक बार बता दूं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये होता है कि जो भी हमारी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट में से पुरानी डेप्सन को पहले हम माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के साथ। तो पुरानी डेप्सन से क्या मुराद है? या तो उसने अलग से बताई होगी, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी हम पुरानी डेप्सन मानते हैं, टोटल डेप्सन मानते हैं। रोमान बेटा, आप सही बता रही हैं। जी बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। आप लोग सही बता रहे हैं। तो लेस एक्सपेंसेस में क्या आएगा हमारे पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। और हम कैलकुलेटेड लेके जाते हैं, तो 1-2 लाख में से 35,000 माइनस करें, और मल्टीप्लाई कर दें 10% से। जी बेटा, ये कितना आएगा? 16,500। बेटा सही बता रहे हैं। SFP के ऊपर आ जाए। SFP में कितना अमाउंट शो करेंगे बताएं। जी बेटा, SFP में हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। एक कहलाता है कॉस्ट का, एक कहलाता है अकाउंट डेप्रिसिएशन का, और एक कहलाता है बुक वैल्यू का। ठीक है। तो SFP में हम क्या लिखेंगे? मशीनरी लिखेंगे। ठीक है। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी बेटा? 2 लाख। क्या ख्याल है, कितना लिखेंगे? 2 लाख ही लिखेंगे, क्योंकि कोई चेंज तो आया नहीं ना। मशीनरी की पुरानी डेप्सन कितनी हो चुकी थी? टोटल डेप्सन कितनी हो चुकी थी? टोटल डेप्सन, तो 3 लाख, सॉरी, 35,000 एक भी है, 16,500 एक भी है। जो हमारे पास मशीनरी थी, उसकी टोटल डेप्सन अब तक कितनी हो चुकी है? तो साल के शुरू में 35,000 हो चुकी थी, 16,500 एक और हो गई। तो टोटल डेप्सन कितनी हो गई है बेटा? 51,500। हम क्या करेंगे? 51,500 लिखेंगे, और ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे,
ताकि असल वर्थ आ जाए। 2 लाख की मशीन में से 51,500 का माल हम यूज कर चुके हैं, 51,500 का फायदा हम उठा चुके हैं, तो रियल वर्थ हमारे पास आ जाए। तो 2 लाख में से माइनस करेंगे 51,500, मुझे बता सकते हैं कितना अमाउंट आएगा? 148,500। ठीक है बेटा। ओके। अच्छा, आज यही सीखना था। आज आपको सिर्फ ये आइडिया देना था कि इनकम स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और एसएफपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनकम स्टेटमेंट में ये सीखा कि हमें एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए फॉर्मूला याद करना होगा, सिंपल सा। और एसएफपी में अकाउंट अपडेटेड करके लिखते हैं। अपडेटेड करने का क्या मतलब है? ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, पुरानी डेप्रिसिएशन तो सवाल में दी हुई होगी, इस साल की जो डेप्रिसिएशन आपने फाइंड की वो उसमें ऐड करनी होगी, क्योंकि साल के एंड तक डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डेट वाई। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अब मैं ऑफ ले सकता हूँ आप लोगों से? अच्छा, डेप्सिन की जो वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको मैं दोबारा आखिर में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाह रहा था डेप्सिन होता क्या है। तो कल हो सकता है मैं डिस्पोजल आपको सिखाऊं, डिस्पोजल किसे कहते हैं, डिस्पोजल का क्या मतलब है, उसकी वीडियो भी है। आप फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नए टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज बेटा, दुआ में याद। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।